नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट से जुड़ा क्या है कानूनी प्रावधान, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके आड़े आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उचित जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान विपुल गांडा जी हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़ा है। क्या कानूनी प्रावधान है, सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं। जी, ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है। इसके तहत ये एक्ट एक्चुअली आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट ने निकाला है। वाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज इससे पहले जो डेवलपर्स थे, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बिजनेस में जो कंपनीज थी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते थे कंज्यूमर्स के लिए, दे वर मोस्टली अनरेगुलेटेड। इस कानून के तहत उनको रेगुलेट किया जाएगा। टेक्निकलिटी उनकी जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जाएगी, उनको रेगुलेट किया जाएगा। पहले इससे कंज्यूमर लॉस थे टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, बट देन दे वर मोर इन द नेचर ऑफ क्यूरेटिव लॉज रादर देन प्रिवेंटिव। इसमें एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए एक डेवलपर को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा। दे हैव टू गिव मैनी डिटेल्स अबाउट देयर प्रोजेक्ट। Apart from that, they have to also maintain a fund which they will use to develop the project. जैसे सपोज मानिए जैसे एक एप्लीकेंट ने एक फ्लैट के लिए अप्लाई किया, उस फ्लैट के लिए उस एप्लीकेंट ने 100 रुपये दिए। 100 रुपये में से 70 रुपये उस डेवलपर को एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे, जो 70 रुपये खाली उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए क्वार्टरली रिपोर्टिंग है उनको कि प्रोजेक्ट एक बिल्कुल हम इसको विस्तार से समझेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर राजस्थान से हमारे साथ अनिल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए। हेलो जी अनिल जी, अपना सवाल कीजिए। सर नमस्ते। नमस्कार वकील साहब नमस्ते। नमस्कार जी। सर हमारा एक मामला था, उसमें एसडीएम कोर्ट का निर्णय आ गया सर। एक तो उस निर्णय की पालना नहीं हो पा रही है और दूसरा उसने उसी तथ्य को लेके उसी कोर्ट में वही तथ्य को लेके दोबारा दावा कर दिया उसने, प्रतिवादी ने। अनिल जी, एक बार सवाल अपना फिर से दोहराएं। आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, आप सीधे अपना सवाल रखिए। सर हमारा एक जमीन से रिलेटिव मामला था जी। उसमें एसडीएम कोर्ट का हमारे पक्ष में निर्णय आया था। अब एसडीएम कोर्ट उस निर्णय की पालना नहीं कर रहा है सर। उसके बाद उसी तथ्यों को लेके प्रतिवादी ने दोबारा उसी कोर्ट में वापस दावा कर दिया। हमने उस दावे को खारिज करवाने के लिए माननीय कोर्ट में 7-11 लगा रखे सर। उस दावे को खारिज भी नहीं कर रहे हैं और जो निर्णय हमारे पक्ष में है उसकी पालना भी नहीं कर रहे सर। ठीक है विपुल जी, क्या इसमें और सर मैंने डॉक्यूमेंट भी ILRF को भेज दिए हैं। जी जी। तो आपकी जो 7/11 की एप्लीकेशन आप कह रहे हैं, जो आपने लगाई है 7/11 की एप्लीकेशन, वो किस स्टेज पे है? क्योंकि 7/11 के अंदर जो डिसीजन होगा वो जो माननीय कोर्ट कहेंगे वो माना जाएगा। उसके बाद
आप जो भी आपकी फाइनल डिक्री आपको मिलेगी उसकी आपको एग्जीक्यूशन लगानी पड़ेगी उसी कोर्ट में। तो अभी जो 7/11 की आपकी एप्लीकेशन है उसकी क्या स्टेज है? उसमें आदेश में है सर वो। आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही मुझे। आदेश में है सर वो। आदेश में आदेश में है। हाँ सर। तो अभी मतलब उसमें ऑर्डर रिजर्व किया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप कि अभी ऑर्डर आया नहीं है, ऑर्डर आपका उसमें आने वाला है? हाँ सर, आने वाला है उसमें ऑर्डर। तो जब आपका वो ऑर्डर आ जाएगा उसी के बाद कुछ कह सकेंगे इस बारे में, बट जब ऑर्डर आ जाएगा उस ऑर्डर के हिसाब से आपको उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक और दरखास्त लगानी पड़ेगी उसी माननीय कोर्ट में। वो लगा रखी है सर वो पालना नहीं हो पा रही है उस निर्णय की। चलिए बिल्कुल अनिल जी, जो उपाय विपुल जी की तरफ से बताया गया निश्चित तौर पर उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। राजू जी अगले कॉलर बड़गाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हम एक 94 का मामला चल रहा था हमने जी। हेलो, हाँ 94 का मामला चला था, उसमें मैच्योर साहब का तरफ से किया गया था कि 1 लाख रुपया दे दो मैच्योर हो जाएगा। हमने उसका बाद मैंने 1 लाख रुपया उसको देने के लिए किया, लेकिन उसने साइन नहीं किया और 1 लाख रुपया अकाउंट में ले लिया। राजू जी आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही, अपना सवाल जो है वो संक्षेप में रखिए, सीधा सवाल कीजिए। नहीं बोल रहे 94 में जो 1 लाख रुपया दिया गया मेरा, फिर मेंटेनेंस केस में वो साइन नहीं समझे, जो मैच्योर के तौर पर ये दिया गया था तो साइन नहीं किया डॉक्यूमेंट में। विपुल जी सवाल आपको समझ आप मेरे को समझ नहीं आया सवाल। चलिए राजू जी, हम आपसे अपील करते हैं कि आपके इस पूरे मामले से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी जो आईडी है वो टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है और फ़ोन नंबर्स भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं, उस पर हम आप तक वाजिब जवाब, क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, ये बताने का प्रयास करते हैं। विपुल गांधा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। विपुल जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। जो आप बता रहे थे कि एक जो बिल्डर और एक बायर्स के बीच में जो रिलेशन होता है। जी जी जी। तो अभी इस कानून के तहत एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाएगी जिसका जो समय दिया गया है अप्रैल 30 तक वो अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए। वो अथॉरिटी एस्टैब्लिश होने के बाद कोई भी बिल्डर जो अपना नया प्रोजेक्ट निकालना चाहेंगे उनको उस प्रोजेक्ट को उस अथॉरिटी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के साथ जब वो रजिस्ट्रेशन की जाएगी उसको प्रोजेक्ट की डिटेल्स, कितना एरिया है, सब कुछ उसमें सब डिटेल्स देनी पड़ेंगी उनको। उसके साथ साथ ही उनको एक उस अथॉरिटी की वेबसाइट पे एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के रिलेशन में, जिसमें वो प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स, वो लैंड कहाँ से लिया गया है, लैंड का टाइटल क्लियर है कि नहीं है, प्रॉपर्टी की जो भी फ्लैट्स वो बेचना चाह रहे हैं उसका एरिया कितना है, काफ़ी सारी डिटेल्स उनको देनी पड़ेंगी। और वो प्रॉपर्टी किस स्टेज, डेवलपमेंट की किस स्टेज पर है, हर 3 महीने उस वेबसाइट पे उनको अपडेट करना पड़ेगा, सो दैट कि जो ओनर है, जो अलॉटी है, उनको पता रहे, ट्रांसपेरेंटली पता रहे कि उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी है, जिनमें उन्होंने पैसा लगाया है, वो किस स्टेज पे पहुंची है। एंड कोई भी उसमें अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो उस एक्ट के अंडर उन काफ़ी सारी पेनल्टीज हैं उन बिल्डर्स के अगेंस्ट, सजा भी है। बिल्कुल, क्या पेनल्टीज हैं इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और कॉलर प्रीति जी हमारे साथ झांसी से जुड़ गई हैं। प्रीति जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरा सवाल ये सर, मैंने पहले भी कॉल किया था आपको कि मैं रहना चाहती हूँ अपने ससुराल में। उनने पुलिस के द्वारा हेलो जी पुलिस जी मैं रहना चाहती हूँ अपने ससुराल में, लेकिन उन्हें पुलिस के द्वारा मुझे निकाल दिया था सर। तो फिर वो परामर्श गया तो उसमें पुलिस ने उनने क्या कराया कुछ भी मुझे नहीं पता, कि ऐसा द्वारा ये लिखवा लिया गया कि मेरा पति मुझे लेके जा रहा है। फिर उनने बोला कि 15 दिन का वेट कर लो, मैं लेने आऊंगा। नहीं लेने आए तो मैं दोबारा उस घर में गई तो मम्मी ने हमला किया, लेकिन मैं फिर पुलिस के पास गई तो मेरी पुलिस ये कर रही है कि वो लोग हंसना ही नहीं चाहते हैं और कुछ हो गया उसके जिम्मेदार कौन होगा। जब पुलिस मुझे छुट्टी से निकाल सकती है, वो पुलिस मुझे रखवा क्यों नहीं सकती है। जी बिल्कुल प्रीति जी। विपुल जी क्या इन्हें उपाय मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा आपको इस बारे में। एक तो जिस घर से आपको निकाला गया है वो अगर वो आपका मैट्रिमोनियल हाउस है, कि आपका शादी का घर है अगर वो, तो आपका पूरा हक बनता है आप उस घर में जाके रहें। किसी का कोई राइट नहीं है आपको उस घर में एंटर करने से रोकने का। दूसरा, जो अगर आपको किसी ने ज़बरदस्ती निकाला है घर से,
चाहे वो पुलिस का हाथ हो, उसकी एक आपको कंप्लेंट लिखनी चाहिए। रेलेवेंट जो आपके जुरिस्डिक्शन का पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेंट लिखनी चाहिए। अगर वो कंप्लेंट के द्वारा अगर एफआईआर नहीं दर्ज करी जाती है तो एक प्रोविजन है सीआरपीसी में, जिसका सेक्शन 156(3), उसके तहत आप जो आपका लोकल सेशन कोर्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी जो कंप्लेंट के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये होने के बाद तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल पुलिस को करनी ही पड़ेगी, उसकी जांच पड़ताल, और वो आपको उस एफआईआर के तहत आपको रिस्टोर भी कर सकते हैं आपके मैट्रिमोनियल हाउस में। जी बिल्कुल, जैसा प्रीति जी ने सवाल भी किया कि ले जाने की बातें तो कही जाती हैं कि हाँ उन्हें लेकर जाएंगे, लेकिन ससुराल लेकर जाया नहीं जा रहा है। और दूसरा, पुलिस पर जिस तरह से आरोप लगाया गया, क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों पर जो इस तरह से मनमानी करने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं लोगों के हितों की अनदेखी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन इसमें संभव है? जी बिल्कुल संभव है। अगर इनको अपनी कंप्लेंट में लिखना पड़ेगा क्लियरली कि ये लोग उसके जिम्मेवार थे, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो। इन्वेस्टिगेशन हर एक आदमी की जाएगी, करनी जानी चाहिए रादर। एंड और अगर नहीं करी जाती है तो आपको कोर्ट की सहायता लेनी पड़ेगी उसमें। चलिए, उम्मीद करते हैं प्रीति जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा, और जो विपुल जी की तरफ से आपको सुझाव दिया गया, अगर उस सुझाव पर आप अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सुनवाई ज़रूर होगी और कानून आपको आपका अधिकार भी देता है। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह के कानूनी पेच से आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन लाइन्स लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिल्ली से एक और कॉलर हंसराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसराज जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जनाब, मैंने फ्लैट खरीदा था डीडीए का। जी हाँ, नमस्कार साहब जी। हंसराज जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जनाब, मैंने डीडीए का फ्लैट खरीदा था, तो उसने एलआईसी से लोन ले रखा था जी। मैंने हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सीधा सवाल कीजिए और टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने जनाब एक डीडीए का फ्लैट खरीदा था। जी जी। तो उस पर उसने एलआईसी से लोन लिया हुआ था। एलआईसी का लोन हमने पे करके उससे कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री करा ली जी। लेकिन कुछ टाइम बाद सेंट्रल बैंक ने उस पर आकर सील लगा दी कि इसने हमसे 9 लाख रुपया ब्याज लिया हुआ है। तो वो हमने आरटीआई में कोर्ट में केस डाला हुआ है। तो अभी उन्होंने वहां से ऑर्डर लेके वो उसको सील कर दिया है। विपुल जी, क्या इन उपाय बताएंगे आप? ये तो हमारी हेल्प की जाए कि हमें उसमें क्या करना चाहिए, क्या मैं आपसे हंसराज जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। ये जो फ्लैट आपने लिया था डीडीए का, ये डीडीए से लिया गया था कि किसी दूसरी पार्टी से लिया गया था? ये किसी दूसरी पार्टी से खरीदा था जी मैंने। तो जो दूसरी पार्टी थी उनसे आप एक तो उनसे बात करिए, उनसे सलाह करिए कि उन्होंने ऐसा किया था कि नहीं किया था। अगर वो नहीं करते वो गायब हो गए सब, तो आपको एक तो अगर गायब हो गए हैं वो, तो फिर आप ये फ्रॉड के अंडर भी आएगा। एक तो आपको फिर से पुलिस कंप्लेंट में आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि पुलिस कंप्लेंट जरूर की जाए कि अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, उसने आपको मिसरिप्रेजेंट किया है वाइल प्रॉपर्टी बेचते टाइम, तो आपको उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए लोकल आपके थाने में। दूसरा, अगर जो आपसे सेंट्रल बैंक क्लेम कर रहे हैं, अगर आप अगर आप ये प्रोसेस में नहीं घुसना चाहते तो आपको एक सिविल सूट फाइल करना चाहिए जिनसे आपने फ्लैट खरीदा उनके लिए, उस अमाउंट का जितना सेंट्रल बैंक आपसे डिमांड कर रहे हैं। एंड उसमें सेंट्रल बैंक को भी पार्टी बनाइए, सो दैट कि दैट अमाउंट वो अमाउंट सीधा सेंट्रल बैंक को पे किया जाए सेलर के द्वारा, जो आप जिससे आपने खरीदा है प्रॉपर्टी। चलिए, उम्मीद करते हैं हंसराज जी, जो आपका सवाल था उस पर वाजिब जवाब विपुल जी की तरफ से ज़रूर मिला है। और अगर आप ये रास्ता अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। विपुल जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ी समस्या सामने आती है, तमाम बायर्स अक्सर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि फला बिल्डर से उन्होंने अपने लिए एक फ्लैट की बुकिंग की थी, जो डाउन पेमेंट के साथ साथ 80 से 90% तक मनी जमा कराने के बावजूद पोजीशन आज तक नहीं मिलता है। और कई जगह तो समस्याएं ये भी आती हैं कि फ्लैट के बारे में कुछ अता पता ही नहीं होता है। बिल्कुल। तो जी, अभी बिकॉज ये कानून अभी बिल्कुल नया आया है एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है।
इसके पहले एनीवे बायर्स के पास रेमेडी है जो कि दे कैन, वो कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं अपनी सुनवाई के लिए। उसमें बिकॉज अभी कोई डायरेक्ट कानून नहीं था, तो जो फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट्स जो भी खरीदे जाते हैं उनको गुड्स एंड सर्विसेज माना जाता है, और उन गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कमी पेशी रहती है डिलीवरी के टाइम पे या फिर डिलीवरी होने में, तो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करी जा सकती है उसके अगेंस्ट। एंड काफ़ी सारे बिल्डर्स को, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनीज को कंज्यूमर फोरम के वाया कंज्यूमर फोरम उनको काफ़ी लोगों को कॉम्पनसेशन दिया गया है। तो ये तो होगी पुरानी जो रेजीम के अंडर जो रेमेडी थी बायर्स के पास। लेकिन जो नई रेजीम है, जो ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, अंडर दिस बिकॉज इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है एंड इन पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इनकी कि जो भी ये फंड्स कलेक्ट करेंगे उसका 70% उन्हें अपने ही प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बिल्डर्स पहले के टाइम में पैसा बायर से लेते थे, उस पैसा को लेके कुछ तो उस प्रोजेक्ट में डालेंगे, बाकी पैसा वो डाइवर्ट करके किसी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में डालेंगे या दूसरा लैंड खरीद लेंगे या दूसरे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। तो उससे क्या होता है, जैसी मार्केट गिरती है या मार्केट में कुछ इम्पैक्ट आता है तो बिल्डर के पास एकदम से क्रंच हो जाता है, उसके दोनों प्रोजेक्ट्स एक तरह से ये कानून अगर पूरी तरह से लागू हो जाता है, जैसे आपने बताया कि कानून पारित हो चुका है लेकिन अभी ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ है, तो कितना शिकंजा कस सकता है ऐसे बेईमान बिल्डर्स के खिलाफ? क्योंकि हाल में हमने अपने एपीएन के मंच पर कई ऐसे बिल्डर्स को बेनकाब भी किया जिन्होंने बायर्स के साथ चीटिंग की है, पैसे भी ले लिए और फ्लैट का आज तक कोई आता पता नहीं। जी, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कानून बनाया गया है एंड अगर इसको अगर ढंग तरीके से, अगर ठीक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बायर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। ना कि नए प्रोजेक्ट्स, इवन पुराने प्रोजेक्ट्स जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, इवन वो कवर हो जाएंगे इसके अंडर एंड बिल्डर्स को इस एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते थे, जहां तक कि बिल्डर का कॉम्पनसेशन देने का सवाल होता था उसकी डिले के कारण, वो एक छोटा सा अमाउंट, नॉमिनल सा अमाउंट होता था, लेकिन जहां तक उसको बिल्डर को कॉम्पनसेशन लेना होता था बायर से, वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट था कि 12% या 18% अमाउंट मांगते थे। इस कानून के तहत वो अमाउंट को बिल्कुल इक्वेट कर दिया जाएगा कि अगर बिल्डर ने कहा है कि अगर आपका कोई डिफॉल्ट होगा तो आपको 18% देना पड़ेगा, लेकिन अब क्या होगा कि अगर बिल्डर का भी कोई डिफॉल्ट होता है उसको भी 18% देना पड़ेगा। चलिए, यानी कि इस तरह से उम्मीद इस बात को लेकर की जा सकती है कि जो अब तक धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, अगर ये बिल ठीक ढंग से लागू हो जाता है तो कम से कम जो निवेशक हैं उनके साथ धोखाधड़ी के आसार थोड़े कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया विपुल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।